बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग अच्छे हो। तो आज हम आए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर लेके। तो लास्ट क्लास में हमने आई इन द कलरफुल वर्ल्ड किया था और वहाँ पे मैंने बोला था कि आपको बहुत जल्दी इसका वीडियो मिल जाएगा लाइट चैप्टर का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सब्सटेंस। क्या होता है जब लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, उसके ऊपर हम इस चैप्टर में बात करेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन लाइट ट्रैवल टू डिफरेंट मीडियम्स। जब लाइट एक मीडियम से और एक मीडियम में, फिर जो मीडियम होता है वो होता क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइट लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी। तो लाइट एनर्जी का एक ऐसा रूप होता है जो कि हमको देखने में हेल्प करता है। अब बोलोगे सर देखने में तो हमको आई हेल्प करता है। अरे सुनो, आपके पास आंख है, आप मेरे को देख पा रहे हो, क्यों? लाइट गिर रही है। अभी मैं लाइट को बंद कर दूं ना तो आप मेरे को देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए बोला गया कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी। इट इज एन इलेक्ट्रो अच्छा, इसका प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो, और इसको कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं है फ्लो करने के लिए, ये अपने आप ही फ्लो कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हो गया, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। सेकंड है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और लाइट क्या होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करता है। लाइट कभी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और इन एयर इज 3 × 10⁸ ये आपको याद रखना है। लाइट का जो स्पीड होता है हमको पता है, सबसे ज्यादा स्पीड होता है लाइट का, तो उसका स्पीड यहाँ पे मेंशन किया गया है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बात करेंगे, इसका डुअल नेचर है, मतलब इसका दो नेचर है, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। तो देखिए ये पार्टिकल में भी प्रेजेंट रह सकता है और वेव जैसा भी ये अपना फंक्शंस को क्रिएट कर सकता है। और लास्ट चीज है इट कास्ट शैडो। आपको पता होगा कोई भी चीज शैडो क्रिएट करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए बॉल्स है, उसके नीचे कैसे शैडोज क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट चीज जो कि है, जब भी लाइट गिरती है कोई भी सरफेस के ऊपर दो चीज होती है। एक आपका रिफ्लेक्शन हो सकता है, एक आपका रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको ऑलरेडी से थोड़ा मोड़ा इसके बारे में पता है। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम और स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जिस फेनोमेनन में, जिस प्रोसेस में आपका लाइट रेज बाउंस बैक करता है एक सेम मीडियम में, जब भी ये कोई स्मूथ सरफेस के ऊपर गिरता है। देखो यहाँ पे एक लाइट रे में अगर बाउंस करवाऊं तो वो ऐसे जाएगा, यहाँ से बाउंस करवाऊं तो वो ऐसे जाएगा, और यहाँ पे डालो तो वैसे रिफ्लेक्ट करके जाएगा। सो ये हो गया आपका लाइट का रिफ्लेक्शन। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पे डायग्राम्स की मदद से समझेंगे। तो पहला आप देख सकते हो एक सरफेस है, यहाँ पे हर एक कंपोनेंट को हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो चीज आ रहा है दैट इज इंसिडेंट रे। तो जो रे गिरेगा, जो रे टकराएगा दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। और जो रे निकल के बाउंस बैक करेगा उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में देखिए एक एंगल क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से ऐसे डिनोट करते हैं। और देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। आई थिंक आपका इतना क्लियर हो गया कि इंसिडेंट रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं दोनों लॉज के बारे में। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपका जो आई होगा वो आर के साथ इक्वल होगा। थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। देखिए यहां से यहां तक आपने पढ़ा था कि क्या होता है ना, आई होता है। तो सोचिए हमने अभी पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, वही सेम चीज होगा। मतलब यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल आई है। ये अगर स्टूडेंट 60 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या आएगा ना, 60 डिग्री आएगा। आई थिंक समझ आ गया। अब और एक लॉ है हमारे पास, सेकेंड लॉ, वो बोलता है कि आपका जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सारे के सारे क्या करते हैं ना, एक ही प्लेन पे इंसिडेंस करते हैं। मतलब देखिए ये एक ही चीज के ऊपर ही, मतलब सेम मीडियम के ऊपर ही क्या कर रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो दो लॉ थे, एक लॉ था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और सेकेंड लॉ कि जितने सारे भी कंपोनेंट्स है वो एक ही मीडियम के ऊपर लाई करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इमेज के बारे में। अब बोलोगे सर इमेज क्या है? देखिए लाइट तो गिरेगा, ऑब्जेक्ट तो रहेगा, बट उसका जो इमेज होता है वो फिर कहाँ पे क्रिएट होता है?
आपने वर्चुअल, रियल ये सब पढ़ रखा है, इसके बारे में आज मैं पूरा का पूरा क्लियर करूंगा आपको। देखिए इमेज क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। ये एक्चुअली दो लाइट रे मीट करती हैं, तो मीट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट वहां पे हम कैसे इमेज फॉर्म करेंगे उसके बारे में आज आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल मतलब जहां पे लाइट रे एक्चुअली मीट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, और इसको हम स्क्रीन के ऊपर ही ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये जो इमेजेस है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, मतलब मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं, उल्टा मतलब मैं, मेरा सिर नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेगा, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। अब उसके बारे में हम बोलेंगे कि इन्वर्ट हुआ तो रियल कैसे का, वो सब चीज तो मैं आपको बोलूंगा ही बोलूंगा। तो उसके बाद हम समझ लेते हैं वर्चुअल इमेज क्या है। लाइट रेज अपियर्स टू मीट, ये अपियर लगता है मीट करने जैसा, बट मीट करता नहीं है। ये हम मतलब स्क्रीन के पीछे ऑप्टेन करते हैं। तो ये हम स्क्रीन के ऊपर तो सामने तो ऑप्टेन नहीं कर सकते, तो पीछे करते हैं। और याद रखिएगा दीज इमेजेस आर इरेक्ट, और ये जो इमेज है ये होते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधा इमेज, जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो सीधा, उस तरीके का है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज मिरर, मिरर के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बात करेंगे, और यूजेस ऑफ मिरर के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा जो मिरर होता है ये एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है सारे प्रकार के लाइट, जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट होते हैं, सारे लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, और आपको पता होगा उसको मिरर बोलते हैं। और मिरर पता होगा, पहले हम पढ़े थे प्लेन मिरर, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, मतलब जो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हम पहले बात करेंगे प्लेन मिरर के ऊपर। इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन। ओके, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। अगर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पूरा सीधा है, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, प्लेन मिरर। देखिए यहाँ पे कैसे इमेज फॉर्म होता है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आई कैन से टू यू। तो देखिए इमेज कैसे फॉर्म होता है एक प्लेन मिरर के ऊपर। देखिए ये आपका एक्चुअली मिरर है, देख पा रहे हो ये मिरर है। इस तरफ का जो साइड है वो क्या करेगा ना, लाइट को बाउंस बैक करेगा, और इस तरफ का लाइट को हमने क्या किया है ना, पॉलिश कोट कर दिया है, ताकि हमको कुछ भी चीज दिखाई ना दे। तो याद रखिएगा ऐसा जब चीज आता है और ऐसे ऐसे जब कर देते हैं, इसका मतलब होता है इस तरफ ऑलरेडी हमने क्या किया ना, आपका जो शीशा होता है उसके पीछे की तरफ कुछ ढक दिया जाता है, ताकि सामने का चीज आपको दिखाई अच्छे से दे। तो ये पीछे वाले चीज से हमको ज्यादा कुछ काम है नहीं, याद रखिएगा। हमने क्या किया ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, मैंने मान लीजिए कि एक बोतल यहाँ पे रखा है। आप याद रखिएगा पहला जो हम, ये सब लॉज आगे आगे और भी लॉज हैं पढ़ेंगे। तो एक लाइट रे होगा जो यहाँ से पास करेगा और बाउंस बैक करके, मतलब सीधा लाइट आता है तो वो फिर जाता है और फिर उसी डायरेक्शन में लौट आता है। ठीक है, ये सब मैं आपको आगे ही पढ़ाने वाला हूँ। और एक लाइट यहाँ से जाएगा जो कि बाउंस बैक करेगा यहाँ से टकरा के, यहाँ पे इंसिडेंट रे गिरा और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे गिरा, और बीच में ही हमारा क्या गिर रहा है ना, नॉर्मल गिर रहा है, राइट। नॉर्मल यू नो दैट परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, आई है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, आर है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमको पता है ये दोनों सेम है। बट देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या कहीं पे कोई भी दो लाइन एक दूसरे से मीट कर रही है। देखिए ये एक लाइन आ रहा है और ये एक लाइन आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ये दोनों लाइन तो कभी मीट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या, मिरर के सामने हम अपना इमेज नहीं देख पाते हैं, जरूर देख पाते हैं। तो वो कैसा होता है ना, हम इसको पीछे क्रिएट करते हैं, मतलब हमने जो पढ़ा था वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे और इसको स्टूडेंट्स हम थोड़ा बढ़ा देंगे, तो देखिए यहाँ पे वो मीट कर रहा है। यहाँ से नीचे तक अगर खींच लेंगे तो इसको मैं अच्छे से साफ, इसके बाद वाले में दिखाता हूँ, देखिए कैसे इमेज क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे एक चीज है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पे है, इमेज मिरर से उतना डिस्टेंस पे है। मतलब आप आपके मिरर में खुद को जो देखते हो वो इस प्रकार का कुछ फेनोमेना होता है। आप देखना मिरर से जितना दूर में खड़े होगे, आपका इमेज मिरर से उतना पीछे खड़ा होगा। तो इसका मैं अभी आपको कुछ बताना चाहूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको बोला था जहां पे भी वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जब मिरर के ऊपर खड़े होते हो, आप छोटे हो, मोटे हो, लंबे हो, जो भी हो आप, राइट,
तो ये सब जो भी चीजें हैं ना, आपको आपके मिरर में ही आपका खुद का रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए मैं मोटा हूं तो थोड़ी ना मैं मिरर पे पतला हो जाऊंगा, नहीं, मैं जैसा हूं मिरर पे मैं वैसा ही अपीयर करूंगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जितना हाइट जितना लेंथ है ये भी उतना ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोला था कि ये जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का मिरर से, उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज और मिरर के अंदर। द इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब इसके बाद ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा मैं शॉर्टली ये बोलूंगा। मान लीजिए आप मिरर में खुद को देख रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, मिरर में खुद को देखते हैं। तो सोचिए मुझे थोड़ा, आपका जो राइट हैंड होता है मिरर में वो लेफ्ट होता है, आपका जो लेफ्ट हैंड होता है मिरर में वो राइट होता है। कैमरा से मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मे बी मेरा राइट आपका लेफ्ट हो सकता है, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, और मेरा लेफ्ट आपको राइट दिखता है। देखिए पेन मैं इस हाथ से पकड़ा हूं, दैट मीन्स कि मैं राइट हैंडेड हूं। तो आपको बताइए कमेंट करके कि मेरा हाथ एक्चुअली कैसा लग रहा है, आपके लेफ्ट में है या फिर आपको राइट में दिख रहा है, उसका भी पता कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो लैटरली इन्वर्टेड, मतलब आपको मैंने क्या बोला, राइट लेफ्ट अपीयर करेगा और लेफ्ट राइट अपीयर करेगा। तो उसके बारे में हम अभी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इट इज द फेनोमेना इन विच लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी राइट एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। यही चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था। अगर आप खुद को यहाँ पे देखते हो तो आपका राइट हैंड मिरर के लेफ्ट हैंड में दिखाई देता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर स्टूडेंट्स। तो प्लेन मिरर का यूजेस हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। पहले तो ग्लास में करते हैं, नॉर्मली जो लुकिंग ग्लास होता है, टॉर्च लाइट हो गया, और सोलर कुकर, आपको पता होगा सोलर कुकर, वहां पे गर्माहट से सोलर एनर्जी से ही आप कुक करते हो। पेरिस्कोप से आप देख सकते हो, कलाइडोस्कोप से आप सब देख सकते हो। तो इन सब चीजों में आप प्लेन मिरर्स यूज करते हो। अब बढ़ते हैं आगे, स्फीयरिकल मिरर्स की अभी बात करेंगे। प्लेन मिरर्स का चिट्ठा यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। होप करता हूँ आपको हर एक चीज समझ आ रहा है। स्फीयरिकल मिरर की अगर मैं बात करूँ, इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड और इनवर्ड। अगर ये अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ बेंड हुआ होगा, कर्व हुआ होगा, तो हम उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अगर वो अंदर की तरफ मतलब बेंड हुआ होगा, कर्व हुआ हो, तो उसको हम कनकेव बोलेंगे। अगर वो बाहर की तरफ कर्व हुआ होगा तो उसको हम कन्वेक्स बोलेंगे। देखिए, दीज आर द मिरर विथ इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वो मिरर होते हैं जो कि इनवर्ड कर्व्ड, देखिए अंदर की तरफ, राइट, अंदर की तरफ ये मुड़े हुए हैं। तो अंदर की तरफ जब एक मिरर मुड़ा हुआ होता है, सारे जो लाइट बाउंस करते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में, ऐसे देखिए एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे देखिए मीट कर रहे हैं, मतलब ये होता है कन्वर्ज। इसीलिए इसको बेटा हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। और अगर कन्वेक्स की बात करूँ, कुछ इस प्रकार का होता है, और सारे लाइट यहाँ से क्या करते हैं ना, डाइवर्ज कर जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मिरर आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, उसको हम कन्वेक्स बोलते हैं। अगर मैं चम्मच की बात करूँ स्टूडेंट्स, जिससे आप खाते हो, मतलब नॉर्मल जो ये वाला बेंड वाला पार्ट, दैट इज अ कनकेव। अगर उसको उल्टा कर दे तो वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ है मतलब वो हो जाएगा कन्वेक्स, और अंदर की तरफ है मतलब उसको हम बोलेंगे कनकेव, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पोल, फोकल लेंथ, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो इसको ही मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, ये हमने एक नॉर्मल स्फेरिकल मिरर लिया और आपको दिख भी रहा है कि ये क्या है स्टूडेंट्स, एक कनकेव मिरर है, राइट। कनकेव मिरर में, बट ये याद रखिएगा ये भी एक स्फेरिकल, मतलब ये एक सर्कल से ही लाया हुआ है, ये भूलिएगा मत कि ये एक सर्कल का ही पार्ट होता है, जैसे कि चीजें आपको समझने में ज्यादा क्लियर हो जाए। इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पोल। क्या बोलते हैं, पोल, याद रहा। ओके, सर्कल का, नॉर्मल सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको नॉर्मल स्कूल में ये सब पढ़ाया जाता होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका फोकस है, तो वहां पे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होता होगा। बट ये देखिए एक पूरा सर्कल का ही मैं बात कर रहा हूँ, और सर्कल का सेंटर इसके साथ उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपने देख लिया। उसके बाद मैं बात करूंगा रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक आपको पता है इसको पूरा रेडियस बोलते हैं। बट रेडियस के बीचों बीच हमने फोकस क्रिएट किया, देखिए रेडियस के बीचों बीच हमने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे फोकस देख सकते हो, फोकस। और याद रखिएगा फोकस जो होता है ना आपका, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका फोकस होता है
वो बीच में होता है, मतलब इतना और इतना पार्ट हमारा इक्वल होता है, राइट। उसके ऊपर भी एक फॉर्मूला भी हम लिखूंगा। तो फोकस से लेके स्टूडेंट्स पोल तक, उसको स्टूडेंट्स हम फोकल लेंथ बोलते हैं। वैसे यहां से लेके फोकस तक, उसको भी हम फोकल लेंथ बोलते हैं, बट ज्यादातर इसको ही हम ध्यान में रखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं, फोकल लेंथ तो समझ आ गया, उसको मैं थोड़ा इस साइड कर दिया। देखिए ये जो हमारा जहां से जहां तक आपका क्या है ना, मिरर जहां पे कर्व्ड है, मतलब कनकेव वाला पार्ट, यहां से लेके यहां तक ना स्टूडेंट्स, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, देख सकते हो आप। मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एम, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एन। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, उसको मैं बोलूंगा अपर्चर। क्या बोल दूंगा? अपर्चर। तो देखिए इसको इस प्रकार का हमने बनाया है। और एक चीज है, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल देके जाता है, उसको स्टूडेंट मैं बोलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलता हूं? प्रिंसिपल एक्सिस। आई थिंक कि हर एक चीज आपका क्लियर हो गया है। और एक्चुअली ये फोकस नहीं है, हम इसको एक्चुअली फोकल लेंथ बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये चीज, थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा गया है। दैट इज नॉट फोकस, दैट इज फोकल लेंथ। तो R इज इक्वल टू 2F, राइट स्टूडेंट्स। तो R इज इक्वल टू 2F, यहां से यहां तक होता है फोकल लेंथ, यहां से यहां तक होता है फोकल लेंथ, और दो फोकल लेंथ मिलके आपका क्या बनता है? एक रेडियस बनता है। अंडरस्टूड? आशा करता हूं इतना तक समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो उसके बाद हम देखेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कनकेव मिरर। इसके पहले स्टूडेंट हमने क्या किया ना, स्फेरिकल मिरर का हर एक पार्ट देख लिया। अब रूल्स के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए पहला रूल है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमने क्या किया ना, एक मिरर लिया है, और पहला रूल बोल रहा है, ये हमने कौन सा मिरर लिया? कनकेव मिरर, क्योंकि हम कनकेव मिरर का लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चार रूल से याद रखिएगा, चार रूल्स को अच्छे से समझाता हूँ। बोला है कि अगर एक लाइन आपका पैरेलल जा रहा है किसके साथ ना, प्रिंसिपल एक्सिस, यू नो दैट कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रहे, ये पैरेलल हो रहा है ना दोनों के साथ, तो वो क्या करेगा ना, फोकस देके जाएगा। देखिए यहाँ पे फोकस देके वो जा रहा है, राइट। पहला रूल ये है कि अगर पैरेलल देके जाएगा तो फोकस देके वो लौटेगा, इंसिडेंट होगा। अगर इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल, तो जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आपका फोकस देके आएगा, पहला रूल। सेकेंड रूल कहता है आपका कि जो इंसिडेंट रे होता है ना, देखिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे देखिए फोकस से जा रहा है, तो वो पैरेलल होगा। मतलब रूल वन का उल्टा। वो बोला था अगर पैरेलल होगा तो फोकस देके जाएगा, रूल टू बोल रहा है अगर फोकस देके जाएगा तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे वो जा रहा है ऐसे, और पैरेलली वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद बात करेंगे रूल थ्री में, तो ए रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब अगर एक रे क्या कर रहा है ना, पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर देके, देखिए मैंने बोला था यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है आपका पोल, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वो ऐसे जा रहा है तो वो सेम पाथ में ही बैक करेगा, मतलब जाएगा इसमें और आएगा भी इसमें ही, एक ही पार्ट पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। और चौथा रूल बोलता है कि आपका जो इंसिडेंट मतलब जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम होंगे। देखिए अगर वो 45 डिग्री देके आ रहा है तो वो 45 डिग्री देके जाएगा भी, किसके साथ ना, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन इमेज बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम फॉर्मेशन देखने वाले इमेजेस का कैसे बन रहा है फॉर्मेट, और अलग अलग टाइप के पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। तो टोटल 6 पोजीशन है, राइट। 6 पोजीशन के बारे में हम देखेंगे एक एक करके, जो कि अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए पहला जो केस आता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, ये आपका हो गया कर्वेचर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए ऑब्जेक्ट आपका इन्फानाइट पे, मतलब कहीं पे भी, कितना दूर पे भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब दो रे पास होता है और वो एक जगह पे मीट करते हैं, तो वहीं से ही हम हर एक चीज को कंक्लूड करते हैं। तो पहला रे मैंने पास करवाया यहाँ से, आपको पता है अगर पैरेलल जाएगा, पहला रूल बोलता है कि वो फोकस देके पास करेगा। अगर यहाँ से जाएगा तो वो फिर से फोकस देके पास करेगा, दोनों ही। और कहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली बात है इसका पोजीशन, तीन चीज के बारे में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। एक है पोजीशन, एक है नेचर, एक है साइज। पोजीशन का बात करूँ, ये कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आपका फोकस पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दोनों ही लाइन आपका एक पॉइंट पे ज्वाइंट हो रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसका नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। बिकॉज आपको पता होगा मिरर के सामने अगर क्रिएट होता है तो रियल, और पीछे अगर क्रिएट होता है तो आपका वर्चुअल होता है। और जहां पे रियल होता है वहां पे इन्वर्टेड भी आ जाता है, उल्टा आ जाता है। और यहाँ पे अगर साइज की बात करेंगे, देखिए ये दो लाइन एक जगह से मीट किए हैं, तो एक पॉइंट साइज का ही इमेज बन रहा है, बहुत छोटा साइज का बन रहा है।
केस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इसको हम इन्फानाइट पे रखे थे, अभी इसके ऊपर लाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाते हैं, बट आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के मैं पीछे रखूंगा इसको, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, अगेन आई हैव टू पास टू लाइंस टू गेट द इमेज। तो यहाँ पे मैं पहले इसको पैरेलली पास करवाता हूं, तो आपको पता है वो फोकस दे के आने वाला है। और सेकंड चीज में यहाँ पे और एक भी कर सकता था, फोकस दे के भी पास करके पैरेलली ले सकता था, बट मैंने क्या किया ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दे के लेंगे तो जैसे जाएगा वैसे लौटेगा, रूल नंबर 3 बोलता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए वो मीट कर रहे हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आपका इमेज क्रिएट हो रहा है। तो देखिए पोजीशन क्या हो रहा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के अंदर ही ये आ रहा है, यस, ये दोनों के अंदर ही ये आ रहा है बिटवीन। नेचर का बात करूं, मैंने बोला था सामने इस तरफ है मतलब रियल, अब खुद देखो उल्टा है ना, नीचे की तरफ है मतलब इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, जहां पे रियल आता है भैया वहां पे इन्वर्टेड आता है, जहां पे वर्चुअल आता है वहां पे इरेक्ट आता है, बात सिंपल ही है। साइज की अगर मैं बात करूं, स्मॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है बट आपका जो इमेज क्रिएट हुआ वो कितना छोटा है, तो छोटा है। केस तरीके में बात करता हूं, जब सी ओ सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है, देखिए मैं यहां पे प्लेस किया, तो मेरे पास दो लॉ है, मैं दो लॉ डाल सकता हूं। पहला डालूंगा, अगर पैरेलल होगा तो फोकस देके स्टूडेंट्स ये पास करेगा, और सेकंड चीज अगर फोकस देके जा रहा है तो अगेन पैरेलल होगा। अब देखिए ये कहाँ पे मीट कर रहा है, देखिए ध्यान से, कहाँ पे मीट करना है, यहाँ पे मीट हो रहा है। और उसके ऊपर मतलब अगेन देखिए कहाँ पे हुआ ना, उसके जस्ट नीचे, मतलब पोजीशन तो पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी है, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे सीओसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, आपका इमेज भी बनेगा सीओसी पे। और नेचर की बात करूँ तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, राइट। अब मैं साइज की बात करूँ तो देखिए सेम आज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है और आपका इमेज का भी उतना साइज आ रहा है। केस 4 की मैं बात करूं, जब बिटवीन सी एंड एफ आता है, मतलब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब आता है, तब कैसा रिलेट करता है, देखिए फर्स्ट मैं यहाँ पे बनाऊंगा, उसके बाद इसको पैरेलली पास करवाऊंगा तो वो क्या होगा ना, फोकस देके जाएगा। और एक चीज है, जब फोकस दे सके पास करवाऊंगा तब वो क्या करेगा ना, पैरेलली जाएगा। रूल 1 और रूल 2 लगवाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे वो मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, तो नीचे की तरफ। मतलब पहला अगर इसका पोजीशन की बात करेंगे तो सीओसी से पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ये बन रहा है हमारा इमेज। और नेचर क्या होता है इसका, सामने की तरफ रियल, रियल मतलब इन्वर्टेड भी उसके साथ साथ आ जाएगा। अगर बोलूँ आपका इमेज के, आपका ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कितना बड़ा है, ऑब्वियसली आपका इमेज बड़ा लग रहा है और ऑब्जेक्ट छोटा लग रहा है, तो लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। अब हम केस 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, ध्यान से देखिए इसको, जब फोकस पे रहता है तो कैसा आता है, देखिए फोकस पे यहाँ रहा, तो आपको पता है कि जब फोकस पे रहता है मैं दो चीजें चलवाऊंगा। पहला, मैं अगर पैरेलल करूंगा तो वो फोकस देके ही जाने वाला है, और सेकंड रूल क्या लगवा सकता हूँ खुद सोचिए, मैं यहाँ पे थर्ड नंबर का रूल लगवाऊंगा जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाऊंगा। तुम बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कहाँ से पास करवाओगे, मैं थोड़ा पहले इसको कलर चेंज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ग्रीन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्ट है, मैं क्या करूंगा ना, एक लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर देके ही लेके जाऊंगा एक लाइट को, तो आपको पता है जाएगा जिस डायरेक्शन में, आएगा भी उस डायरेक्शन में। अब इसको मैं मिटाता हूं, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखोगे इनका जो बीच का दूरी है ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, ना इस तरफ मीट करेंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर में ना क्रिएट होंगे, ना बिहाइंड द मिरर पे क्रिएट होंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं इन्फानाइट। इन्फानाइट मतलब वो मीट ही नहीं करेंगे, बट हाँ इमेज जो आएगा इन्फानाइट पे आएगा, मतलब बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए पोजीशन तो पहले हमने देख लिया कहाँ पे है ना, इन्फिनिटी पे आपका इमेज आ रहा है, राइट। ये ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम इमेजेस की कर रहे हैं। और नेचर अगर बात करूँ, रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन सामने की तरफ है, पीछे की तरफ तो नहीं है ना, बस रियल और उसके साथ साथ इन्वर्टेड। साइज की बात करूँ, इन्फानाइट पे है, इसका मतलब हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा आएगा। उसके बाद एक और भी, ये भी 5 और 6 केस मेरे फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। फिफ्थ केस तो आपने देखा, अब सिक्स केस की बात करते हैं, जब फोकस एंड आपका पोल के बीच में आएगा। देखिए फोकस और पोल के बीच में आपका इमेज है, तो पहला लॉ चलाऊंगा, अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस देके आएगा पहला, और सेकंड है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देके लिया तो ऐसा। अब यहाँ पे आप बोलोगे थोड़ा पहले से अलग है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देखिए बढ़ रहा है, छोटा बड़ा 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 बड़ा, जितना आगे चल रहे हैं हम ये बढ़ रहा है, राइट।
तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि बढ़ रहा है, उसका मतलब फिर क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट है कि सामने की तरफ तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, तो क्या ये इन्फिनाइट में क्रिएट होगा? नहीं। बट हाँ, ये पीछे की तरफ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहीं पे तो मेरा बन जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा कैसे बना, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए पीछे हम इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया और यहाँ पे बन गया। तो पोजीशन की बात करें तो मिरर के पीछे हुआ। अब मैंने आपको बोला था मिरर के इन फ्रंट, सामने होगा तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। पीछे होगा तो क्या आएगा आपका ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद मैं साइज की बात करूंगा तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली आपका ये जो ऑब्जेक्ट है उससे तो बड़ा ही लग रहा है आपका इमेज, राइट। आई थिंक कि आपने 6 के 6 केस बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। नहीं समझे तो और एक बार वीडियो देखो और एक बार प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर स्टूडेंट्स। तो कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है? देखिए टॉर्च पे होता है, सर्च लाइट पे होता है, व्हीकल पे होता है। तो ये एक्चुअली क्या करता है ना, पावरफुल बीम देता है, राइट, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है, बहुत सारी चीजों को एक जगह पे कंसंट्रेट करवाता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, ये पावरफुल लाइट देने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज, जब यूनिटी इज पावर, बहुत सारे छोटे छोटे रे मिलकर बहुत तगड़ा रे क्रिएट करेंगे, इसीलिए इन सब चीजों में इसका यूज होता है। अब मैं बात करूँ सेविंग मिरर, मतलब ये क्या करेगा ना, सेविंग मिरर आपको सेव करने में पूरा छोटा छोटा चीजों को भी अच्छे से दिखाएगा, अगर मैं आपको बोलूँ, राइट, अच्छे से आप विजिबल होगा। डेंटिस्ट की बात करो, ये छोटे चीज को, मतलब बड़े चीज को बहुत अच्छे से फाइन करके दिखाएगा, ठीक है, मतलब बड़े चीजों को ये छोटे जगहों में दिखा सकता है, इसलिए डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। और एक बात करूँ सोलर फर्नेस में, क्योंकि बहुत सारा सोलर लाइट को ये एक जगह पे एकत्रित करेगा, एक जगह पे कन्वर्ज करके रखेगा, तो जो पावर होगा सोलर का वो कितना अच्छा होगा, और वहां पे सोलर फर्नेस में अच्छा खासा एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। उसके बाद इसी के साथ हमारा जो कनकेव मिरर का जो भी यूजेस था, जो था, सब कुछ कंप्लीट हुआ। चलते हैं अभी कन्वेक्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए कन्वेक्स में भी 4 ही रूल है, तो एक एक करके समझते हैं। कन्वेक्स को आपने डाइवर्जिंग मिरर पढ़ा है, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है। कन्वर्स क्या होता है ना, एक जगह पे एकत्रित करता है और हर जगह को रिफ्लेक्ट करवा देता है। देखिए क्या होगा, रूल 1 है वही सेम सेम आज द प्रीवियस, बट यहाँ पे खाली मिरर चेंज है, डाइवर्ज हो रहा है, तो रे थोड़े अलग से आएंगे। पहला बोला है कि अगर लाइट आपका पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वो फोकस देके जाएगा। देखिए ये आपको स्कूल में ऐसे पढ़ाया गया होगा कि अगर ऐसा पैरेलल होके जा रहा है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये है आपका, लाइट ये है लाइट, राइट, यहां से वो क्या करता होगा ऐसा। बट आपने सोचा है सर इसका एक्चुअली एंगल क्या हम कैसे भी बना सकते हैं? मान लीजिए मैं सर हाथ से बनाता हूं, तो मैं ऐसे 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 कैसे भी बना सकता हूं क्या? नो रे बेटा, देखिए मैं बताता हूं आप कैसे करोगे। यहां तक ले लिए, उसके बाद फोकस को थोड़ा ऐसे ज्वाइन कर, यहां से एक स्केल और मतलब इस पॉइंट और फोकस पॉइंट को स्केल में ज्वाइन करके यहां पे की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद ये इमेजिनरी जहां पे गया इसको बढ़ा देना और इसको बाद में मिटा देना। देखिए तुम्हारा पूरा का पूरा लाइन यहां पे बन गया। तो इतना शायद समझ आ गया। सेकंड की बात करेंगे, मतलब अगेन पैरेलल जाएगा तो फोकस देके आएगा। सेकंड क्या होगा सोचो, थोड़ा फोकस देके जाएगा तो पैरेलल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका, देखिए ये इंसिडेंट है, ऐसे आ रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट। अगेन ऐसे आएगा तो पैरेलल लेके जाएगा। यहां पे पहले आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो फोकस के साथ मिला के ही आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप इमेजिनरी आपके रेफरेंस के लिए दे सकते हो, और यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आप पैरेलल करते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हो। रूल 3 की बात करेंगे, अगेन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देके गया, जैसे जाएगा वैसे ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले ऐसे ड्रॉ करता हूँ यहां तक, क्योंकि ये वाला पार्ट आपके स्कूल में भी नहीं समझाए होंगे, मे भी समझा भी सकते हैं। बहुत ऐसे टीचर्स हैं स्कूल में, बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं, स्कूल के टीचर बहुत अच्छे लगते हैं हमको। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ तक आया, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर देके ले आइएगा, और जैसे आया है वैसे देके चला भी जाएगा। उसके बाद लास्ट जो चीज हमने वहां पे पढ़ा था क्या ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोल है, और पोल पे हमेशा हमारा हर एक चीज टकराता है। जब कनकेव की बात किया था तो ऐसे लिया था, अब कन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों ही सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे इमेज फॉर्म होता है। वहां पे हमने कनकेव में 6 केसेस पढ़े थे, यहाँ पे हम ओनली 2 केसेस पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला है जब वो इन्फानाइट पे रहता है। देखिए यहाँ पे इन्फानाइट पे है, तो वो क्या
करेगा ना, पहला दो रूल, कोई भी दो रूल हम लगवा सकते हैं। तो पहले मैं लेके जाता हूँ, अगर पैरेलल जाएगा तो डाइवर्ज करेगा, मतलब फोकस देके, देखिए पीछे की तरफ फोकस देके जा रहा है ना। उसके बाद देखिए इस तरफ आएगा तो ये भी फोकस देके ही आगे बढ़ेगा। देखिए सामने की तरफ तो ये दोनों पॉइंट, मतलब कौन कौन, ये वाला और ये वाला लाइन मीट नहीं करेंगे सामने की तरफ, तो ये सामने नहीं हो रहे तो पीछे तो करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस जैसे ले रहे थे पीछे की तरफ करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फोकस पे क्रिएट हुआ। अब खुद बोलो, खुद मेरे सामने देख के बोलो, बिना वहां पे देख के, कि पोजीशन क्या होगा। पोजीशन आपका फोकस पे क्रिएट हुआ, राइट। सेकंड चीज क्या हुआ, इसका साइज, साइज पूरा पॉइंट साइज का, तुम्हें खुद देखे कि पॉइंट पे क्रिएट हो रहा है। और तीसरा चीज इसका नेचर, नेचर क्या होगा, मिरर के पीछे फॉर्म हुआ, राइट। सामने नहीं हो रहा था इसलिए मैंने पीछे फॉर्म करवाया। तो क्या होगा, तुम फटाफट बोलो ना, वर्चुअल और इरेक्ट, जहां पे वर्चुअल आता है वहां पे इरेक्ट आएगा। तो देखिए तीनों के तीनों चीजें हमने यहीं पे ही डिस्कस करवा दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केस टू की बात करूं, बिटवीन इन्फानाइट एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे, मतलब मैं ऑब्वियसली उसको पोल के पीछे ही रखूंगा, राइट। इन्फानाइट यहाँ पे था और पोल उनके बीच में, ये मैंने मेरा ऑब्जेक्ट रखा। तो पहला मैं क्या लॉ चलाऊंगा कि अगर वो पैरेलल देके जाएगा तो डाइवर्स करेगा, किसके साथ ना, फोकस देके ही जा रहा है। और सेकंड चीज मैंने आपको और एक चीज बोला था, आप क्या बोलोगे कि सर सेकंड लॉ क्या लगवा सकते हैं, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मैंने और एक भी बोला था थर्ड पॉइंट पे, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देके जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देके आएगा। तो मैंने क्या किया ना, देखिए यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इसी हिसाब से एक लाइन ड्रॉ किया, फिर वही लाइन देके ड्रॉ आया। देख रहे हो, पहला मैंने कहां से लिया, ऐसे लेके फोकस देके यहां पे गया, और सेकेंड मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर देके लिया। बट हम तो बात करेंगे इन दो लाइंस का, बट ये दो लाइंस तो एक दूसरे में ज्वाइंट नहीं होंगे क्योंकि ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं। बट हाँ, पीछे की तरफ ये लोग आराम से मीट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको पीछे लिया, इसको पीछे लिया, तो यहां पे मेरा पॉइंट बना। मैं सब मिटा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बना, और यहाँ पे वीडियो लेंदी होगा चलेगा, बट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हारा जिंदगी भर का ये ज्ञान रहने वाला है। यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये देखो ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट से खुद बोलो कहाँ पे है। मैं सीधा देखो, वहां पे मत देखो, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। देखना भी मत, ठीक है, खुद के ऊपर भरोसा है ना। उसके बाद देखो, मैं बताता हूँ पहले इसका पोजिशन क्या होगा। पोल और फोकस के बीच में आ रहा है, राइट। सेकेंड चीज क्या है इसका, नेचर, नेचर क्या होगा तुम खुद देखो, पीछे की तरफ हो रहा है, वर्चुअल इरेक्ट। तीसरा चीज इसका मतलब साइज कितना हो सकता है, आपके ऑब्जेक्ट से आपका इमेज का साइज छोटा है, बस दैट्स इट। खुद देखो, मैं आंसर मैच करूं, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूजेस। तो कन्वेक्स मिरर ज्यादातर हम रेयर व्यू मिरर में यूज करते हैं, क्योंकि हम मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट को एक छोटे से जगहों पे देखते हैं, इसीलिए डिटेल में नहीं देखते हैं, बट बहुत बड़ा पीछे का पूरा बैकग्राउंड को हम इतना छोटे से शीशे में देख लेते हैं, तो इसीलिए रेयर व्यू मिरर में यूज होता है। और देखे होगे सिक्योरिटी मिरर, तुम बोलोगे सर सिक्योरिटी मिरर के लिए तो सीसीटीवी यूज होता है ना। रे बेटा, पहले के जमाने में सीसीटीवी नहीं था। देखो ये एक शॉपकीपर है, इसके सामने एक छोटा सा मिरर रखा है जो कि ये पूरे शॉप को अच्छे से देख सकता है, राइट। तुम देखना टर्निंग पॉइंट्स पे भी हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे छोटा छोटा कन्वेक्स मिरर का ऐसा पोल्स लगाया हुआ है, जहां पे तुम जाके फोटो खींचते हो, ठीक है। बट उसका यूजेस कुछ और होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका सनग्लासेस में ये यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, राइट। मतलब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके आप देख सकते हो। उसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है, ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, राइट। न्यू कार्टेशियन साइंस ऑफ कन्वर्शन की बात अगर मैं करूं, यहां पे आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, वरना न्यूमेरिकल्स आपके होंगे नहीं, उसके बाद रोते फिरना, ठीक है। यहां पे देखो, पहला मैंने बोला है हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना, चाहे वो आपका कनकेव हो चाहे वो आपका कन्वेक्स हो, हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो रहेगा लेफ्ट साइड में, पहला रूल। सेकंड रूल की बात करूं, हमेशा आप जो भी डिस्टेंस लोगे, जिसी भी चीज का डिस्टेंस ले रहे हो, इमेज का, ऑब्जेक्ट का, वो स्टूडेंट्स पोल से लेंगे। हम हमेशा क्या लेंगे, पोल से लेंगे डिस्टेंस, पोल से ही नापा जाता है। और तीसरा रूल क्या है, पहला रूल समझ आ गया, दूसरा रूल समझ आ गया। अब तीसरे रूल की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका लाइट, लाइट आपका कहां पे कहां तक जा रहा है, लेफ्ट से लेके राइट तक जा रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर वो राइट से लेफ्ट जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। तीसरा भी समझ आ गया। चौथे की मैं बात करूं, अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई चीज रहे, मतलब ऊपर खड़ा है, मतलब उसको इरेक्ट है, तो वो पॉजिटिव में जाएगा, अगर इन्वर्टेड है तो वो नेगेटिव में लेंगे। तो ये सब चीज मैं जब न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। इट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज, याद रखना, इमेज को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और डिस्टेंस मैंने बोला था पोल से लेना है, और फोकल लेंथ को हम इसको एफ
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्टूडेंट याद रखना, ऑब्जेक्ट आपका पहले आता है तो u, इमेज बाद में क्रिएट होता है तो इसलिए v। तो यहाँ पे लिखा भी गया है इमेज डिस्टेंस आपका v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका u, और आपका जो फोकल लेंथ था वो f। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपका इमेज डिस्टेंस। आई थिंक ये समझ आया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके सो थोड़ी तबीयत ख़राब है बट स्टिल हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, वॉइस अगर थोड़ा स्लो डाउन है मैं एडिटिंग से उसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है। देखिए यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर है, राइट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है जो कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो दिया है 60 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछा है ना, इमेज डिस्टेंस पूछा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या होता है, यू, वो है 10 सेंटीमीटर, बट स्टूडेंट्स हम उसको लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने देखा था कि अगर पोल के लेफ्ट साइड में है तो वो हो जाता है माइनस। हमको इमेज डिस्टेंस को लेना पड़ेगा भी, बट आप देख सकते हो कि उसको मान लीजिए हम भी ही लेते हैं, ठीक है। और आपका क्या है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी पता होगा कि जो फोकल लेंथ होता है एफ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 2f इज इक्वल टू आर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू r/2। तो फोकल लेंथ तुम्हारा आने वाला है 60/2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमको पता है फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो 1/30 इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/v। उसके बाद 1/30 ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 31+3 इज इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा 4/30 इज इक्वल टू 1/v, तो ये हो जाएगा 1/7.5 इज इक्वल टू 1/v। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 7.5 इज इक्वल टू v। तो देखिए कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो जो भी हमने किया है आपके सामने ही आंसर है 7.5। उसके बाद चलते हैं मैग्निफिकेशन की ओर। मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का हाइट से ऑब्जेक्ट का हाइट का जो हमको रेशियो मिलता है उसी को ही हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का हाइट को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो और h' लिख सकते हो इमेज का हाइट को, और वो आगे देखो ये एक फॉर्मूला बन गया। और एक भी आपके पास फॉर्मूला है, हाइट से तो आप निकाल ही सकते हो। आप अगर -v/u, यू होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v होता है आपका इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों को मिला के हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मैग्निफिकेशन होता है स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर में हमेशा वो पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। और कनकेव मिरर में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो वो 12 सेंटीमीटर है। बट ध्यान से अगर देखोगे ये कनकेव मिरर है और यहाँ से लेफ्ट की साइड पे वो है, इसीलिए हमने -12 लिखा है। बट क्वेश्चन में ऐसा आपको माइनस प्लस कुछ देगा नहीं, आपको खुद वो निकालना पड़ेगा। और जो इमेज है ना वो 4 × ऑब्जेक्ट साइज है, मतलब अगर साइज की बात करें तो देखिए यहाँ से ये 4 गुना ज़्यादा है, आप देख सकते हो, राइट। तो फिर मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, -4, समझ नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए हमने क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो हाइट ऑफ द इमेज होता है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h' जो है स्टूडेंट्स आपका टोटल, राइट, टोटल। हमने पढ़ा कि इमेज जो है वो 4 गुना है ऑब्जेक्ट का साइज का। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज x है,
तो ऊपर आ जाएगा 4x, तो x x कट जाएंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा 4। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन 4 ना हो के -4 क्यों हुआ, सिंपल सी ही बात है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे आपका हर एक चीज टिका हुआ है, तो मैग्निफिकेशन हमने लिया -4। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन -4 मिलने के बाद आप फॉर्मूला आपको और एक पता है, -v/u। तो मैग्निफिकेशन -4 -v/u का क्या वैल्यू होता है, आपको यहाँ पे दिया गया है -12, राइट। आपने पुट कर दिया, तो यहाँ पे अगर -12 अगर आपने सब कुछ पुट किया करते हैं तो आ जाएगा +48 इज इक्वल टू -v, क्योंकि ये -12 उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई होगा, और -v तो कभी नहीं होता, -48 इज इक्वल टू v, अगर हम दोनों तरफ एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे एक चीज है, सेम साइज, आपको साइज कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अगर आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ सेम होगा तो क्या होगा ना, वो प्लेन मिरर है। अगर आपका जो इमेज होगा वो छोटा होगा तो वो कन्वेक्स है। अगर आपका इमेज क्या होगा, बड़ा आएगा, लार्ज आएगा, तो वो कनकेव है। इतना चीज आपको याद रखना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है ना, इट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है तो उसका वो पाथ चेंज करता है। ओके, सो द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये तो रिफ्रैक्शन देखिए, रेयरर से जब डेंसर वो जा रहा है, क्या हो रहा है ना, ऐसे आया और वो क्या किया ना, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड करी है। देख सकते हो आप, नॉर्मल की तरफ। अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तो ऐसे आया, और ये नॉर्मल की तरफ आ गया। ठीक है, तो कब होता है, जब रेयरर से वो डेंसर जाता है, और वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ज़्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के मुकाबले, राइट। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, डेंसर से अगर रेयरर जाता है तो क्या होता है ना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो उसकी तरफ जा रहा था, यहाँ पे उससे दूर वो भागेगा, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे उल्टा चीज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक चीज याद रखिएगा, रेयरर मीडियम पे क्या होता है ना, लाइट का स्पीड फास्ट होता है, बट डेंसर मीडियम में क्या होता है ना, आपका लाइट का स्पीड स्लो होता है। और याद रखिएगा, लाइट का स्पीड वैक्यूम पे सबसे ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती है। आप देखिएगा, जब आप स्विमिंग पूल पे स्विमिंग पूल कभी जाते होंगे तो वहाँ पे जो बॉटम होता है, नीचे वाला पार्ट, वो ऊपर आते हुए दिख रहा होगा आपको। लेमन जो होता है वो आपको ऊपर, मतलब नीचे होगा, बट अगर साइड से देखोगे वो ऊपर दिखेगा आपको। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी एक चीज़ लिखा गया है, राइट, कुछ भी चीज़ लिखा गया है, तो उसका जो पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, वो ऊपर की तरफ, मतलब मान लीजिए यहाँ पे साइंस लिखा गया है, उसके ऊपर एक मैं ग्लास स्लैब रख देता हूँ, या फिर एक ग्लास का प्रिज्म जैसा कुछ रख देता हूँ, तो वो देखिएगा ऊपर की तरफ थोड़ा सिचुएट करता हुआ दिखाई देगा हमको। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ा है। पहली बात मैं बोलूँगा, यहाँ पे एक लाइट एंटर किया, यहाँ पे बाहर क्या था, रेयरर मीडियम था, और ग्लास स्लैब आपका डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया है। ये क्या करेगा ना, हमको पता है जब रेयरर से डेंसर मीडियम आता है तो वो बेंड्स टूवर्ड्स तो नॉर्मल हो जाता है, मतलब नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और एक लाइन हम बनाएंगे नॉर्मल। उसके बाद वो क्या करेगा, अभी क्या कर रहा है ना, अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब डेंसर से वो रेयरर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। इतना आपको समझना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम बात करेंगे अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक वो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो मैं आपको आगे बोलूंगा। और थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम्हारा ग्लास स्लैब जितना मोटा होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। ग्लास स्लैब जितना थिन होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है, ये होता है आपका एमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
अब देखिए रिफ्लेक्शन में जैसे लॉज थे, यहाँ पे भी क्या लॉज नहीं है। तो पहला लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम लेन। मतलब सारा चीज क्या करेगा ना, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेगा। और सेकेंड लॉ बोलता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट आएगा गिवन मीडियम्स के लिए। मतलब यहाँ पे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, आई कौन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये जो दोनों का साइन है वो क्या होगा ना, कांस्टेंट रहेगा। और स्टूडेंट याद रखिए जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट की हम बात करेंगे, उसके साथ और एक भी मीडियम होगा। देखिए यहाँ पे एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ऊपर तो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, मतलब कोई भी एक मीडियम वन में वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है, आपको पता होगा। वेलो उसका स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम टू में जो स्पीड होता है लाइट का, उन दोनों का रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और याद रखिएगा पहले मीडियम का जो स्पीड होता है उसको v1, और दूसरे मीडियम का जो वेलोसिटी होता है उसको हम v2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v1 v2 समझ आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि n12, इसका मतलब क्या है ना, n2 रेस्पेक्ट टू n1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा n2, n2 रेस्पेक्ट टू n1। ठीक है, ये ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे लिखा गया है n2, और दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। अभी हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि एन आ गया सी बाई भी, सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, जो कि सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वी जो होता है वो दूसरे मीडियम में होता है, कौन से मीडियम में होता है वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ दिया है लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एयर का होता है, जो कि 1.0003 होता है। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डायमंड का होता है, जो कि 2.4 का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी दे दिया है, मतलब एन का वैल्यू दे दिया है 2.42। देखिए एक लाइट यहाँ से आ रहा है, वो इसके अंदर ऐसे टकरा रहा है, फिर बाहर की तरफ जा रहा है। और वो एयर का दे दिया है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी स्पीड ऑफ द दे दिया है हमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, यहाँ पे कौन से मीडियम में आ रहा है, एयर से लेके डायमंड तक जा रहा है। तो एयर का ऑलरेडी दे दिया, हमको खाली डायमंड का फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे n इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन, वेलोसिटी ऑफ मीडियम टू। मीडियम वन में वेलोसिटी एयर पे था तो 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो n मतलब आपका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो ऑलरेडी दे दिया है 2.42। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ मीडियम टू इस तरफ आएगा और 2.42 नीचे की तरफ जाएगा, और आप अगर इसको काटोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, जो कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है। कितना शायद आपको समझ आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि दो सरफेस के द्वारा बाउंड होके है, और जहाँ पे दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होते हैं। समझाता हूँ आगे आके। तो देखिए कन्वेक्स लेंस एक होता है और कनकेव लेंस एक होता है। उनका जब प्रॉपर्टी आपको मैं बोलूँगा आप हैरान हो जाओगे, उनके मिरर के प्रॉपर्टी से लेंस का प्रॉपर्टी पूरा ऑपोजिट होता है। थिन एट द कॉर्नर्स, देखिए बीच में थिक है, बट जितना हम कॉर्नर्स पे जाते हैं वो थिन होता जाता है। उसके बाद बोला है कि थिक एट द सेंटर, सेंटर पे देखिए कितना थिक है। कन्वर्जेंट्स द लाइट रेज, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लाइट रे को कन्वर्स करते हैं, राइट। तो लाइट रे को ये क्या करते हैं, एक जगह पे कन्वर्स करते हैं। बट आपने जब कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था तो वो डाइवर्ज कर रहा था। समझ रहे हो कितना उल्टा है चीज़ें। और इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। उसका पूरा का पूरा ऑपोजिट कनकेव लेंस रहेगा। ये क्या करता है ना, डाइवर्ज करता है, राइट स्टूडेंट्स, डाइवर्ज करता है। और क्या करता है ना, थिन आर द सेंटर, सेंटर में थिन है और कॉर्नर्स में थिक है, और इसी को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक पार्ट को समझते हैं।
ये हम कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ है ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है वो दो लेंस का इंटरसेक्शन से बनता है, ये वाला पार्ट आपका कन्वेक्स लेंस बनता है। तो दोनों के बीच में एक यहाँ पे हम ले सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम ओ डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ओ डिनोट करा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट। तो देखिए हमको जैसे पता है कि यहाँ पे दो दो सर्किल का रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, और दोनों को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसको C1 और C2 से डिनोट करते हैं। अभी हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट्स। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आप खुद ही थोड़ा सोचिए। इट इज़ द टू इमेजिनरी रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ विच द लेंस इज अपार्ट। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन पासेस फ्रॉम बोथ द सेंटर एंड कर्वेचर ऑफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे बोला है कि ये पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर सब दे के जो पास करेगा दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो F1 क्रिएट होगा दैट इज फोकस 1। सिमिलरली यहाँ पे आपका F2 क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज फोकस 2। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि रियल फोकाई कन्वेक्स लेंस के अंदर होता है और वर्चुअल फोकाई कनकेव लेंस के अंदर होता है। आप सोचे होंगे कि मैंने फोकाई वर्ड क्यों यूज़ किया, मैं तो फोकस टर्म यूज़ कर सकता था। याद रखिएगा फोकाई फोकस का ही प्लूरल फॉर्म होता है। बट आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैंने फोकाई क्यों यूज़ किया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो दो दो फोकस है, यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पे एक फोकस है, दैट्स वाई आई जस्ट यूज द प्लूरल टर्म। उसके बाद हम बात करेंगे फोकल लेंथ की, राइट। तो फोकल लेंथ क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ F1, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ 2। उसके बाद हम बात करेंगे अपर्चर के बारे में। अपर्चर देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो रूल्स क्या है, सिंपल सा रूल है, तीन ही रूल है। तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम कन्वेक्स के बारे में समझते हैं। तो पहला रूल है, अगर आपका लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होके जा रहा है तो वो हमेशा फोकस ऑफ द अदर साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस में जाएगा। मतलब इस तरफ से अगर कोई मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो याद रखिएगा यहाँ पे ही क्या होता है, टकराता है और वो दूसरे तरफ का फोकस देके पास करके जाता है। दूसरा वाला उल्टा होगा इसका, अगर वो फोकस देके पास करके जाता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। उसके बाद रूल 3 है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर देके जाता है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, आराम से वो आएगा और चला भी जाएगा। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन इमेज बाय कन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजिशन। जैसे कि हमने वहाँ पे 6 चीज़ें पढ़ा था, 6 पोजिशन के लिए, यहाँ पे भी हम 6 पोजिशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। देखिए केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और केस 6 आपके सामने ही 6 के 6 केस हैं। तो अभी हम समझते हैं पहला चीज़। तो मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रहेगा, इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा ना, पहला आपका यहाँ पे आएगा पैरेलल होके, उसके बाद फोकस देके जाएगा, ये भी पैरेलल है, फोकस देके जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, F2 पे। नेचर क्या है इसका, खुद बोलिए। यहाँ पे ना याद रखिएगा रियल कब होता है, मैंने शायद आपको बोला था, जब ओरिजिनल लाइंस इंटरसेक्ट करके एक इमेज क्रिएट करता है तभी हम बोलते हैं उसको रियल, राइट। अब इमेजिनरी लाइन से मिलके जो बनता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल लाइन रे ऑफ लाइंस लाइट से ये सब मिलके बना है, तो इसीलिए यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड है। और साइज की बात करेंगे एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड। मैंने बोला था स्पीयर में जो चीज़ था यहाँ पे उसका सब उल्टा चल रहा है, राइट। नॉर्मली जो मिरर हमने पढ़ा स्पेरिकल मिरर, इस तरफ सब रियल इमेज क्रिएट हो रहे थे और इस तरफ वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रहा था। आपको पता होगा क्योंकि वहाँ पे ऐसे कन्वर्जन्स होते थे, राइट। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है सब कुछ। उसके बाद हम बात करेंगे जब आपका बियॉन्ड C1 मतलब C1 के पीछे रहेगा, पहला लाइन ऐसे आया और F2 देके गया,
दूसरा लाइन सीधा ऑप्टिकल सेंटर तक गया, तो यहाँ पे देखिए मीट कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो पोजीशन F2 और C2 के बीच में क्रिएट हो रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड उसका नेचर है। और आप देख सकते हो कि डिमिनिश भी है, मतलब छोटा है, किससे, ना आपके ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि केस 3 पे जब क्या होगा ना, C2 पे वो C1 पे देखिए क्रिएट हो रहा है। तो वो क्या करेगा ना, पहले तो जाएगा ऐसे F2 देके, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर देके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को दिखाई दे रहे हैं सेम। नेचर की बात करेंगे वही रियल और इन्वर्टेड, पोजीशन तो आप खुद ही देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँ आपको। उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट है, पहले ऐसे जाएगा, उसके बाद F2 देके पास करेगा और एक ऑप्टिकल सेंटर देके पास करेगा। तो अगर इसको बढ़ाएंगे देखिए कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। पहली बात तो C2 के बियॉन्ड क्रिएट हो रहा है। अगर इस तरफ आएगा C1 के बियॉन्ड, उस तरफ गया तो C2 के बियॉन्ड। तो ये हो गया नेचर, देखिए रियल इन्वर्ट, क्योंकि रियल लाइट ऑफ रेज मिलके बन रहे हैं। साइज की बात करेंगे ऑब्वियसली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे केस 5 और केस 6 हमारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ गया। तो जब F1 पे क्रिएट होता है आपका, पहले ऐसे लेंस देके जाएगा और वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, मतलब आपका फोकस देके पास करेगा। और ऑप्टिकल सेंटर देके जाएगा तो सीधा जाएगा। तो देखिए पैरेलल लाइंस है तो वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। तो हमको पता है मिलेंगे नहीं, मतलब इन्फिनिटी पे वो क्रिएट हो रहे हैं। नेचर की बात करेंगे तो रियल इन्वर्टेड, क्योंकि इस तरफ क्रिएट हो रहा है ना, मतलब पीछे की तरफ तो हमने इमेजिनरी लाइन से तो क्रिएट नहीं किया ना, तो बस रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल नहीं होगा। और हाइज की बात करें तो इन्फिनिटी पे आपको पता होगा हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ा क्रिएट होता है। अभी हम बात करते हैं लास्ट केस के बारे में, इसके कन्वेक्स के। तो देखिए, सो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर आपका F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, मतलब F1 और लेंस के बीच में क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर आया है तो पहले वो जाएगा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे F2 देके पास कर जाएगा और यहाँ पे वो O देके जाएगा। अब अगर देखोगे इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए वो पीछे की तरफ क्रिएट होगा। हम क्या करेंगे ना, एक इमेजिनरी लाइंस क्रिएट करेंगे पीछे की तरफ। देखिए इस तरफ और इस तरफ में जब इमेजिनरी लाया तो यहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसलिए मैग्नीफाइड। अब देखिए इमेजिनरी लाइन से मिलके बना है तो वर्चुअल, और पोजीशन देखेंगे तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही हमारे बिहाइंड में बना है। ये मत लिखिएगा कि C1 पे बना है, नहीं ऐसा नहीं लिखते, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है तो हमको एक्यूरेटली पता नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट के ही पीछे लिख देंगे। याद रखिएगा अभी कनकेव लेंस का बात करेंगे, जैसे कि हमने कन्वेक्स लेंस का बात करके हर एक चीज़ क्लियर किया था। इस बार कनकेव का बात करेंगे। यहाँ पे भी 3 रूल है, बट आपको पता होगा ये क्या कहता है ना, डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव वाला। बट मिरर में कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या था ना, डाइवर्ज था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो पहला चीज़ है, अगर ऐसा वो जा रहा है तो वो क्या करेगा ना, डाइवर्ज करेगा। अब तुम बोलोगे सर इसका एक्चुअली पर्टिकुलर क्या है, पीछे की तरफ ड्रॉ कर दो, फोकस देके ही ये जाएगा, बट पीछे का ये साइलेंट रहेगा और आगे का ही आपको दिखेगा। देख सकते हो यहाँ पे से जाएगा, उसके बाद आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे स्केल से, उसके बाद इसी को ही लेके आगे बढ़ा दोगे, उसके बाद इसको मिटा दोगे, तो तुम्हारा ऐसा परफेक्टली ये शेप बन जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी तो बनाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बात करेंगे, अगर F1 देके जाता है तो वो पैरेलल जाएगा, और अगर सेंटर ऑप्टिकल सेंटर देके जाता है तो वो सीधा चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता होगा 2 केस है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर बात करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो ऐसे आया और क्या करेगा ना, आपको पता है फोकस देकर डाइवर्स करेगा, नीचे से भी जाएगा और फोकस देकर डाइवर्स करेगा। सामने तो मीट नहीं करेंगे तो पीछे ही मीट करवाना पड़ेगा इन लोगों को। तो पहली बात है साइज हाईली डिमिनिश्ड, अगर बताओ इमेजिनरी है तो वर्चुअल इरेक्ट, और क्रिएट कहाँ पे हो रहा है ना, F1 पे। बहुत ही इजी लग रहा है शायद ये सब चीज़ें। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मतलब बियॉन्ड C1, उसके बाद ऐसे गया तो आपको पता है, और ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, F1 पे ही क्रिएट होगा, वही सेम चीज़ें हैं। O पे चला गया तो देखिए पीछे की तरफ ही मीट करवाना पड़ेगा, क्योंकि सामने तो मीट हो नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ करके पीछे की तरफ लाया, और यहाँ पे पहली बात है ऑब्जेक्ट से तो छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड। उसके बाद अगर ध्यान से देखें कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, F1 और O के बीच में, या फिर F1 और लेंस के बीच में। नेचर की मैं बात करूँ ये इमेजिनरी है,
दैट मीन्स कि वर्चुअल और इरेक्ट है। अभी हम बात करते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्शन। आपको ऑलरेडी मैंने जब स्फेरिकल मिरर्स का सब सिखाया था वहाँ पे भी बोला था सेम एग्जैक्टली वही चीज़ें होंगी। पहले मैंने बोला था आपको कि चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, राइट। और जो भी सब मेजरमेंट्स होंगे वो पोल से आएंगे, मतलब पोल से ही हम नापेंगे। अगर राइट साइड में रे हो रहा है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। वैसे ही अगर अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो फोकल लेंथ होता है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होता है कहाँ पे, ना कन्वेक्स लेंस में। याद रखिएगा कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है दैट इज पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होता है फोकल लेंथ वो हमको दिखाई देता है ना कनकेव लेंस में हमको दिखाई देता है फोकल लेंथ नेगेटिव। ये छोटी छोटी बातों का याद रखिएगा ताकि क्वेश्चंस हमारे अच्छे से बन पाए। अब और एक बात करते हैं लेंस फार्मूला, जैसे कि मिरर फार्मूला था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे खाली सब्ट्रैक्शन है। 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पे v आपका क्या है ना इमेज डिस्टेंस है और u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे आपको एक कनकेव लेंस दिया गया है। ऑब्जेक्ट का जो आपका डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, बट ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ है, तो हमने क्या बोला कि -25 सेंटीमीटर होगा, क्यों, लेफ्ट के साइड में है। फोकल लेंथ आप मेरे को क्वेश्चन कर सकोगे कि -25, यहाँ पे दिया है 25, बट हमने यहाँ पे -25 क्यों लिखा, क्योंकि अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला कार्टेशियन में कि यहाँ पे कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे फोकल लेंथ भी हमने नेगेटिव लिया है। तो हमको इमेज डिस्टेंस पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, हम खाली उसका वैल्यू पुट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और नेचर की बात करेंगे, यहाँ पे आप खुद बोलिए कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये सामने की तरफ तो क्रिएट नहीं होगा, हमको पता है ऑलरेडी कनकेव में क्या होता है ना, वर्चुअल इरेक्ट होता है और छोटा ही क्रिएट होगा, राइट। उसके बाद हम देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। तो इमेज का जो हाइट होता है और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे v/u, वहाँ पे था -v/u, यहाँ पे v/u है, तो दोनों को मैं ज्वाइन करके एक नया फॉर्मूला बना सकता हूँ। और याद रखिएगा अगर आपका पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है वो वर्चुअल के लिए होता है, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन है वो किसके लिए है, रियल है। तो जहाँ पे भी आपका मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव मिल जाए, समझ जाना कि वर्चुअल इमेज के लिए हो रहा है, और नेगेटिव होता है रियल के लिए, ठीक है। तो अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज आपको दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है, और फोकल लेंथ आपको दिया है। थोड़ा ध्यान से समझिए चीज़ को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए पहले 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है तो आपका -30, और फोकल लेंथ क्या है 20, वो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे F2 की बात चल रही है, इस तरफ की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिया। अगर ये वाला फोकल लेंथ आता तो वो क्या चला जाता ना, नेगेटिव में। तो आप अगर इसका वैल्यूज पुट कर लो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर आपको फोकल लेंथ का ही रेसिप्रोकल से मिल जाएगा, याद रखिएगा। पावर एंड फोकल लेंथ कनकेव लेंस में ना नेगेटिव और नेगेटिव ही आपको मिलता है। पावर भी नेगेटिव में मिलता है कनकेव में, और फोकल लेंथ भी आपको नेगेटिव में ही मिलता है। बट यहाँ पे पावर और फोकल लेंथ दोनों ही कन्वेक्स में आपको पॉजिटिव मिलते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको हम डायोप्टर या फिर डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। तो ये जितने सारे भी अलजेब्रिक सम ऑफ पावर्स हैं इंडिविजुअल लेंसेज के, मतलब पावर के लिए क्या होगा, इंडिविजुअल का सम, मतलब पावर क्या होगा ना, P1 + P2, इंडिविजुअल का सम आएगा, सो वन। उसके बाद ये भी 1/f = 1/f1 + 1/f2 एंड सो ऑन। और मैग्निफिकेशन में आप मल्टीप्लाई करोगे M1 × M2 × M3 एंड सो ऑन। यहाँ पे दिया है फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए पावर इसका दिया है माइनस, मतलब P1 यहाँ पे दिया है -10 और P2 दिया है 8। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, P कैसे निकलेगा, -10 + 8 = -2। तो -2 क्या निकलेगा, -2D डायोप्टर, राइट।
उसके बाद हम देखेंगे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू पावर कितना था -2, यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, 1/f पुट कर देंगे, तो यहाँ इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -0.5।